तो हम बेसिकली पीवाईक्यूज के बारे में और जो भी एक्सपेक्टेड कंसेप्ट्स होते हैं, है ना, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे, हम ये फंडामेंटल बातें होती है, मैं आपको बता दूं इस यूनिट में ना सारी, कहीं से भी टॉपिक उठा के हम इसमें से एक बार इस यूनिट में, क्योंकि आप इस यूनिट का सिलेबस हम देखते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें सारी होती है, ये फंडामेंटल की बातें होती है, तो बहुत आराम से करना होता है इस सेशन को ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर। और इसमें कीवर्ड्स भी लिखना। क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जब हम अलग से सेपरेट टॉपिक पढ़ते हैं तब भी बात करते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल बात है, आपसे पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आप 20 सेकेंड्स के लिए सोचिए, फिर आंसर करिए। चलो, वेरी गुड। इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट बताना है, गलत कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये क्या कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल कैन ओनली एक्सर्ट डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग, नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को कर सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत ही पूछा है, इनकरेक्ट, तो यही ऑप्शन हो गया। बाकी इसको थोड़ा और डिटेल में भी मैं बात करूंगा, ध्यान से समझ लेंगे। लेकिन बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही है कि कंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल ठीक है। एक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज अपोज्ड बाय ट्रेस गैसेज डिराइव्ड फ्रॉम सल्फर कंपाउंड, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कूलिंग एजेंट है, एक तरह से कूल करता है सल्फर कंपाउंड, तो इसका अपोज हो गया ना, ग्रीन हाउस के अपोज हो गया। और देयर हैज बीन इंटेंस ऑफ पोलर एम्प्लीफिकेशन ऑफ वार्मिंग, वो भी गर्म हो रहे हैं, जो पोलर पार्ट है ना, अंटार्कटिका और ये सब, ये भी कंपैरेटिवली ज्यादा बेसिकली टेम्परेचर से गर्म हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, पोलर एम्प्लीफिकेशन, ये भी बात ठीक है। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पहला है। इसका और डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, जिसको हम एरोसोल बोलते हैं, एक्सर्ट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग, ठीक है। डायरेक्ट फोर्सिंग अकर व्हेन पार्टिकल स्कैटर और एब्जॉर्ब सोलर एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। डायरेक्ट फोर्सिंग किसको कहेंगे? डायरेक्ट फोर्सिंग अकर व्हेन पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हैं, स्कैटर और एब्जॉर्ब सोलर एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और इनडायरेक्ट फोर्सिंग किसको कहेंगे? अकर व्हेन दीज पार्टिकल एक्ट एज ए सीसीएन, यानी कि क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, अल्टरिंग क्लाउड प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्लेक्टिविटी, लाइफ टाइम एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न। तो दोनों तरह का करता है ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्सिंग, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ओनली डायरेक्ट फोर्सिंग, तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया। और बाकी के तीनों स्टेटमेंट ठीक ही थे। कंप्लीट कंबशन, सल्फर कंटेनिंग जो गैसेस होती है, वो आपको मैंने पहले ही बताया, बेसिकली कैन रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड कूल द प्लेनेट, इनका अपोज है ग्रीन हाउस से। और पोलर एम्प्लीफिकेशन इज ए फिनोमिना वेयर द पोलर रीजन experience a greater increase in temperature than the global average due to climate change. This means that the Arctic and Antarctic are warming faster than other areas of the Earth. This is called polar amplification. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये आप जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ, आप ऐसे ही सुन रहे हो या समझ में भी आ रही है ना? ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। मैं ऐसे पढ़ूं और आप सुन को और फिर बाद में भूल जाओ, इस तरह की अप्रोच हो जाएगी तो सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। तो हमें समझने पे ध्यान भी देना है, पूरा का पूरा फोकस रहना है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट जोन्स ऑफ द सन स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर टू आउटवर्ड। अरेंज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट जोन्स ऑफ द सन स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर टू आउटवर्ड। आपको अलग अलग जोन्स बताने हैं सन के, कोर से आउटवर्ड की तरफ कौन कौन से हैं। तो करिए इस क्वेश्चन को। लास्ट 10 सेकेंड्स। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। राइट ऑप्शन विल बी द फोर ऑप्शन, ई बी डी ए सी। यानी कि इसमें अगर देखें, सबसे कोर में इन ऑप्शंस में रेडिएटिव जोन है, ठीक है, उसके बाद कन्वेक्शन जोन है, ठीक है, उसके बाद फोटोस्फेयर जोन है, उसके बाद बेसिकली कोरोना जोन है, और नहीं, उसके बाद बेसिकली है क्रोमोस्फेयर, और उसके सबसे लास्ट में कोरोना जोन है। तो ये बेसिकली कोर से लेके आउटवर्ड तक है। मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आपको कि क्या पूछ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं हम। देखिए,
ये बेसिकली ये बात कर रहा है, जैसे सन के बात कर रहा है ना कि बेसिकली कोर से लेके बाहर की तरफ जाते हैं ना, तो आपको लेयर पूछी थी। तो देखो सबसे अंदर है, कोर में बात करें तो रेडिएटिव ज़ोन है सबसे अंदर, उसके बाद कन्वेक्शन ज़ोन है, उसके बाद फोटोस्फीयर ज़ोन है, फिर क्रोमोस्फीयर है, फिर बाहर है देखिए कोरोना, ये है ना सबसे लास्ट में। तो ये बेसिकली कोर से लेके आउटर की तरफ है और वही हमसे क्वेश्चन पूछा था। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। तो different layer of the sun is composed of several distinct layers, each with its own characteristics and properties. These layers include, सबसे अंदर की बात करें कोर, उसके बाद रेडिएटिव जोन, है ना, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन, उसके बाद फोस्फेयर फोटोस्फेयर जोन, उसके बाद क्रोमोस्फेयर जोन और सबसे आउटर में है कोरोना जोन्स। ठीक है, इन जोन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। अगर सबसे अंदर कोर की बात करें, दिस इज ए रीजन ऑफ very high temperature, about 16 million degree Celsius, extremely high pressure and very dense material. This intense heat is necessary for nuclear fusion to occur, where hydrogen atoms are converted into helium, releasing energy that power the sun. एक ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टेम्परेचर भी पूछ सकते हैं। तो दिस जो कोर का बात है, तो ये वेरी हाई टेम्परेचर है, लगभग 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू हीलियम, रिलीजिंग एनर्जी दैट पावर द सन। जो बेसिकली फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो फ्यूजन यहाँ पे होता है। ठीक है, नोट द कोर ऑफ द सन हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यू टू immense gravitational compression and the ongoing process of nuclear fusion. बेसिकली यहाँ क्या रीजन है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर है और इतना टेम्परेचर होने के साथ साथ यहाँ इतना प्रेशर भी है, तो इसके पीछे का रीजन है ड्यू टू immense gravitational compression और ongoing process of nuclear fusion। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। यहाँ पे प्रेशर का सोर्स क्या है अगर बात करें तो द सन्स इमेंस ग्रेविटी, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इमेंस ग्रेविटी पुल्स आउट इट्स मास इनवर्ड क्रिएटिंग ट्रमेंडस प्रेशर स्पेशली एट द कोर। है ना, सन का जो ग्रेविटी पुल वो पुल करता है ना, मास को इनवर्ड अपनी तरफ, जिससे वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, प्रेशर हो जाता है। एट द वेरी सेंटर ऑफ द सन द प्रेशर इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 26.5 मिलियन गीगा पास्कल। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 3.84 इंटू 10 to the 12 psi। दिस इज एन इनक्रेडिबली हाई प्रेशर फॉर एक्सीडिंग एनीथिंग वी एक्सपीरियंस ऑन अर्थ। है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर है ये। तो ये कोर के बारे में बात होगी। अगर बात करें रेडिएटिव जोन है, जो कोर से थोड़ा सा ऊपर, energy produced in the core is transferred to the nearby area by radiation। है ना, रेडिएशन में जाती है जो एनर्जी वहां प्रोड्यूस हुई फ्यूजन में, तो वो यहाँ पे जाएगी और इसलिए इसको रेडिएटिव जोन बोला। फिर कन्वेक्टिव जोन आ गया। आउटसाइड द रेडिएटिव जोन टेम्परेचर इज रिलेटिवली कूलर। अगर बात करें कि कोर में तो सबसे ज्यादा है, अगर कोर से रिलेट करें बाहर तो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कूल है। तो आउटसाइड द रेडिएशन जोन टेम्परेचर इज रिलेटिवली कूलर विच फैसिलिटेट द absorption of energy by atom outside the radiation zone easily, but at the same time they don't release this energy readily as the surrounding is cool and dense. Therefore energy is not transferred by thermal radiation but by heat, by thermal convection। जब हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू हीट का है ना ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको कन्वेक्शन जोन बोला है। ठीक है, उसके बाद फोटोस्फेयर इज कॉल्ड द स्फेयर ऑफ लाइट। है ना, is the visible surface of the sun and the lowest layer of the sun atmosphere, the solar atmosphere, which emits most of the sun's radiation। और chromosphere जिसको color sphere बोला है, the chromosphere is a irregular layer above the photosphere where the temperature rises from 6,000 degrees Celsius to about 20,000 degrees Celsius। At this higher temperature, hydrogen emit light that give of a reddish color, H alpha emission। और सबसे बाहर है कोरोना। The sun's corona is the outermost part of sun's atmosphere. The corona is usually hidden by the bright light of the sun's surface. This make it difficult to see without using special instruments. However, the corona can be viewed during a total solar जो एक्लिप्स होता है उससे हम देख सकते हैं ना, व्यू कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये लेयर्स को सीक्वेंस में भी याद रखना है।
इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ा देख लिया, वो भी ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन है बेसिकली, ये हम बात लेजिस्लेशन की करते हैं तब अलग से टॉपिक में करते हैं, लेकिन ये कुछ बातें ही हैं, ये हर जगह क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए फंडामेंटल में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है आपको, और आर्टिकल के साथ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको मैच करना है कि कौन से आर्टिकल के साथ क्या डिस्क्रिप्शन होगा। मैच करो भी इस क्वेश्चन को। यू हैव 20 सेकेंड। लास्ट एक 10 सेकेंड और दे रहे हैं, करो भाई। चलो, इसका अभी तक मेरे पास कोई आंसर नहीं आया है। इसका जो आंसर है दैट विल बी द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। जैसे 51 एक जी की बात करते हैं तो आपको ड्यूटी की बात करता है। यहाँ पे आपको सब नहीं दिखा, इसलिए आप कंफ्यूजन में आ गए। इसके साथ टू मिलेगा, द प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट द नेशनल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर। ये एक के साथ सेकंड मिलेगा। 49 जो है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मोनुमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये 49 की बात करता है। 48 बेसिकली है 4, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और 48 ए तो आपको पता है स्टेट डीपीएसपी में हम बात करते हैं ना, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो डी का 3 आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। जैसे 51 ए फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, आपको पता है सीधा सुधा अगर ड्यूटी शब्द आता तो आप आराम से कर सकते हैं ना। ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड शो कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर। 49 है, जो ये तीनों डीपीएसपी में है ना, जो स्टेट पॉलिसीज होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसमें है ना। तो ये आर्टिकल्स याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम ज्यादातर जो इन्वायरमेंट पढ़ते हैं ना तो हमें 48 ये ए याद रहता है, तो ये भी आर्टिकल्स याद रखने हैं। और एक फंडामेंटल का भी याद रखना है ना, बेसिकली आर्टिकल 21 को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ना। हीट आइलैंड के में कौन सा बेसिकली आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है, चूज करिए। चलो, लास्ट 10 सेकेंड्स। गुड। इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो थर्ड है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसमें लिख रखा है शेडिंग एंड इवेपो ट्रांसपिरेशन बाय अर्बन फॉरेस्ट्री कोज अर्बन हीटिंग। अर्बन हीटिंग नहीं, वो अर्बन कूलिंग करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, और हमें इनकरेक्ट ही देखना था। पहला है कि लो सरफेस एल्बेडो इज लाइकली कोज ऑफ अर्बन हीट, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन कम होगा तो ठीक है। एल्बेडो के बारे में हम बात भी करते हैं। सरफेस एल्बेडो इज ऑल्सो रेफर टू शॉर्ट वेव रिफ्लेक्टिविटी, यही तो होता है। और कूल रूप्स या ग्रीन रूप्स हैव हाई रिफ्लेक्टिविटी एंड कोज अर्बन कूलिंग, बिल्कुल ठीक बात है। तो गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, थर्ड वाला। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। देखो, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड कूलिंग, trees and vegetation actually provide a cooling effect, not heating. They achieve this through two primary mechanism, दो mechanism होता है। एक तो शेडिंग, tree block direct solar radiation from reaching and heating up dark surface like asphalt and buildings। शेडिंग हो गया एक तो। एक evapotranspiration क्या होता है, plants release water vapor into the air since this process consume energy, है ना। एओपो जो ट्रांसपेरेशन होता है, जो जिसमें प्लांट है वो वाटर वेपर रिलीज करता है एयर में, और इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होता है। तो लेटेंट हीट की बात करते हैं तो वो सराउंडिंग से लेता है, तो इससे क्या होगा, वहां का टेम्परेचर कम होगा तो कूलिंग होगा। इट रिजल्ट इन लोअर एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, और बाकी के
तीनों ये ठीक थे। क्या है? लो सरफेस एल्बेडो इज लाइकली टू कॉज द अर्बन हीट, करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि डार्क सरफेस यानी कि लो एल्बेडो यानी कि रिफ्लेक्शन कम है, लाइक एस्फाल्ट एब्जॉर्ब ए मोर सोलर रेडिएशन एंड री इमिट इट्स हीट व्हिच इज मेजर ड्राइवर ऑफ द हीट आइलैंड इफेक्ट। सरफेस एल्बेडो इज आल्सो रेफर्ड टू शॉर्ट वेव रिफ्लेक्टिविटी, ये भी करेक्ट है। एल्बेडो इज टेक्निकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन टू द टोटल इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन। और लास्ट, कूल रूफ्स एंड ग्रीन रूफ्स हैव हाई रिफ्लेक्टिविटी एंड कॉज अर्बन कूलिंग, ये भी करेक्ट है, क्योंकि कूल रूफ्स यूज लाइट कलर्ड मटेरियल टू रिफ्लेक्ट सनलाइट जिसका हाई एल्बेडो होता है, व्हाइल ग्रीन रूफ्स यूज वेजिटेशन टू कूल द एयर वाया इवापोट्रांसपिरेशन एंड शेडिंग। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो ये फंडामेंटल बात है, बहुत बेसिक सी बात है, मूलभूत बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे ये क्वेश्चन है। आपको पता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करते हैं, और एक है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये 8 प्लान है, ये हमारे राष्ट्र के हैं, नेशन के हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, which of the following is not listed as an aim of Green India Mission for forest cover and response on climate change to climate change? क्या क्वेश्चन है? नहीं, इसमें बेसिकली जो यूज नहीं किया गया है वो कंजर्वेशन यूज नहीं किया गया है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चे ऑप्शन करते ही नहीं है। क्वेश्चन देखिए, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, ये 8 है, और इसमें से ही प्लान है नेशनल मिशन ऑफ फॉर ए ग्रीन इंडिया, है ना, ग्रीन इंडिया का मिशन इसी में है। तो इसमें आपसे ये पूछा है कि बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड, इसमें कौन सा जो ग्रीन इंडिया मिशन में फॉरेस्ट के लिए कौन सा लिस्टेड नहीं है। तो इसमें एनहांसमेंट लिस्टेड है, प्रोटेक्शन लिस्टेड है, और रिस्टोरेशन लिस्टेड है, कंजर्वेशन लिस्टेड नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैं बता देता हूँ, एक नोट है। while conservation is a general goal of forestry and environment policy, the Green India Mission explicitly define its mandate for forest cover and climate change response using 3 specific action oriented terms, that is protecting, restoring and enhancing। ये आपको ध्यान रखना है, उसमें कंजर्वेशन नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखना, इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो थोड़ा लगता है कि कंजर्वेशन तो होगा, लेकिन वो नहीं है, वो एक जनरल टर्म है, जनरली यूज करते हैं, लेकिन जीआईएम में ये बेसिकली प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग और एनहांसिंग यूज हुआ है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, in an open system which of the following doesn't partition between the gas and aqueous phase, doesn't partition between the gas and aqueous phase ओपन सिस्टम। ये थोड़ा केमिस्ट्री से भी बात कर लेते हैं, इसलिए बेसिक सी बात है। देखो क्या आएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसका राइट ऑप्शन होगा H3PO4। क्या होगा? H3PO4 क्या है? इन एन ओपन सिस्टम which of the following doesn't partition between the gas and aqueous phase, that will be the H3PO4। थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो, in an open system a chemical species will distribute and partition between the gas and aqueous phases if it has a stable volatile molecular form, जबकि जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है H3PO4 है, इज ए नॉन वोलेटाइल ट्राइप्रोटिक एसिड है, इवन एट लो pH where it is fully protonated, it doesn't have significant vapor pressure and remains entirely in the aqueous phase। ठीक है ना, it doesn't escape into the atmosphere or follow Henry's law in any meaningful way compared to the other gases। तो इसलिए ये नहीं होता उस बीच में, ये सीधा सीधा बेसिकली क्या है, ना इसको फॉलो करता है, escape into atmosphere और follow Henry's law। और अगर ये बात करें बाकी के, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन ए क्लियर इक्विलिब्रियम बिटवीन इट्स गैसियस फॉर्म एंड इट्स डिसॉल्व्ड फॉर्म, है ना, यानी कि एक्वस फॉर्म, हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हेनरीज लॉ। और अमोनिया इज हाईली वोलेटाइल गैस इन ओपन सिस्टम, इट इजीली मूव्स फ्रॉम द एक्वस फेज टू गैसियस फेज। ठीक है, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए वीक diprotic acid that readily partition into gas phase and particularly in neutral or acidic conditions where it exist as volatile dissolved gas। तो ये बाकी की तो है, एक वो नहीं था H3PO4, ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी और आज इतनी बातें की, कैसा सब अच्छा लगा? अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें। बढ़िया आनंद आया ऐसे क्वेश्चंस करके, कुछ दिमाग खुला। ओवरलोड नहीं करना दिमाग को, शांति से सारी चीज़ें समझनी है। ओवरलोडिंग होती है वो खराब होती है, लेकिन आप जैसे अभी क्लास में ना शॉर्ट नोट पक्का बनाओ कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या आज चीज़ें सीखी, शॉर्ट नोट पक्का बनाना है हमें, ठीक है? फिर ही आगे बढ़ना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।